Now the fifth and the last exercise, that is gravitation. बच्चे, universal law of gravitation. According to Newton, what he said कि every body in this universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses. For example, ये दो बॉडीज हैं, तो उसने क्या कहा कि हर कोई भी दो बॉडीज जो है ना, वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एक फोर्स के साथ. वो जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये देखो दोनों का प्रोडक्ट. एंड इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर दोनों में डिस्टेंस है r, तो उसके स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो m1 m2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वेयर. अगर ये प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा g कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर. ये जो आपका g होता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस g को आप क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो पेपर में कई बार इसके वैल्यू और इसका यूनिट पूछा जाता है. इसकी वैल्यू तो बच्चे याद रख लो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11. इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अगर बच्चे आपको ये यूनिट भूल भी जाते हो तो भी आप निकाल सकते हो. कैसे? अगर मुझे जी का यूनिट चाहिए, आर स्क्वायर डिवाइड हुआ है, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई. m1 m2 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया. फोर्स का यूनिट न्यूटन. आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर. नीचे है m1 भी मास है, m2 भी मास है, तो kg इंटू के जी क्या बन गया, kg स्क्वायर. kg स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो आइडिया इज क्लियर बच्चे कैसे है g का यूनिट. अब कई बार g की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं बच्चे, तो वो भी बड़ी इजी है. अब आपको पता है बच्चे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि f क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेट मास दोनों बॉडीज़ का आपका मान लो 1 kg है, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो मान लो 1 मीटर है. तो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू जी. ये भी 1, ये भी 1, नीचे भी 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो क्या आ गया, F इज इक्वल टू जी. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू F. F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हुज मास इज 1 kg and the distance between them is 1 meter. I repeat, gravitational constant is the force of attraction between those two bodies, who both of them whose masses are 1 kg and the distance between both bodies is 1 meter. Is this point clear to everyone? और रेस्ट इन्होंने कुछ वैल्यूज़ दे के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, वो आप देख सकते हो. तो अगर हम सारी चीज़ों को देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि ये हमेशा अट्रैक्टिव है, ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, ना कि एक दूसरे अपने से दूर भेजती है. एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अगर मान लो हम कह दें कि दोनों का डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब फोर्स आपकी क्या बन जाएगी, 1/4, क्योंकि डबल किया ना डिस्टेंस, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन गया, तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1/4 बन जाएगी. और ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए, सिर्फ हेवनली बॉडीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये. ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंस क्या है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ यूज़ करके ही एक्सप्लेन किया था कि हाउ डू द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व मूव अराउंड द सन, एंड हाउ द मोशन ऑफ द मून, दैट इज हाउ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन बाय द न्यूटन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नेक्स्ट इससे बच्चे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. आपको पता है बच्चे, ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि अर्थ क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है. वो फोर्स जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. और ये हमेशा नीचे को लगती है, ठीक है, और सेंटर की तरफ, रिमेंबर दैट. ठीक है, अब अगर मैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की वजह से किसी बॉडी पे निकालनी है, वो कैसे निकाल सकता हूँ बच्चे, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर. तो g तो ठीक है, अगर मैं मान लो m1 बॉडी ले रहा हूँ अर्थ, तो मास भी किसका आ जाएगा, अर्थ का आ जाएगा. और ये जो दूसरी बॉडी में ले रहा हूँ, मान लो वो उसका मास है स्मॉल m, तो स्मॉल m,
अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। बच्चे आर स्क्वायर क्यों आएगा, आर क्या है आपकी रेडियस ऑफ द अर्थ। मान लो जैसे ये आपकी कोई बॉडी अर्थ है, ये आपकी बॉडी पड़ी है, तो ये हो गया ना उन दोनों का डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपके रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गया। अर्थ का मास था कैपिटल एम, इस बॉडी का मास था स्मॉल एम। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज क्या बन गया, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो वो सारी वैल्यूज आपने क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एम पे मास ऑफ द अर्थ, और हाँ उस जो बॉडी है उसका मास हम कंसीडर कर रहे हैं 1 kg। सारी वैल्यूज पुट करी तो आपके पास आंसर आ गया 9.8 न्यूटन। तो हम क्या कहेंगे कि अर्थ जो है 1 kg बॉडी के ऊपर 9.8 न्यूटन फोर्स लगाएगी, ताकि वो उसको अपने सेंटर की तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। आई गेस दिस इज़ वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कहते हैं जब भी आपकी मैंने क्या बोला कि जैसे अर्थ है वो किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जैसे वो बॉडी नीचे को आएगी अर्थ की तरफ, तो बच्चे उसकी जो वेलोसिटी है ना वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन उसमें आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बच्चे उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती। और हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल g से। आपने 8th में भी स्टडी किया था इसको। और इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब g के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं बच्चे, कि एक तो बच्चे जो g की वैल्यू है वो रिमेंबर इक्वेटर पे लेस होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है। मतलब g की वैल्यू सेम नहीं रहती, g की वैल्यू चेंज होती है। पहले तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट भी वेरी करती है, मतलब अगर अर्थ पे डिफरेंट है, मून पे डिफरेंट होगी, कि जुपिटर पे डिफरेंट होगी, सैटर्न पे डिफरेंट होगी। उसके अलावा ये इक्वेटर पे लेस होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है। और g की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 होती है, याद रखना है आपने, ठीक है। इसके अलावा जब आप बच्चे हाइट पे मतलब अर्थ से ऊपर को जाओगे या डेप्थ पे जाओगे, गहराई में जाओगे अर्थ पे, तो भी आपकी g की वैल्यू कम होती है। तो आई गेस ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लियर। आई रिपीट, g की वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट भी चेंज होती है, अर्थ पे डिफरेंट है, मून पे भी डिफरेंट है, वो जुपिटर सैटर्न सब पे डिफरेंट है। फिर वो इक्वेटर पे लेस होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है। इक्वेटर पे लेस होती है तो सेंटर ऑफ अर्थ पे तो बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाती है। और जैसे ही आप हाइट पे जाओगे अर्थ से, और जब डेप्थ पे जाओगे, गहराई पे जाओगे, तो g की वैल्यू कम होती जाती है। इज इट क्लियर बच्चे? और कहते हैं मून पे ना जो g की वैल्यू होती है वो 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द g ऑन अर्थ। जितनी अर्थ पे है ना, मून पे जाके 1/6 ही रह जाती है, उसके कम हो जाती है वो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। इसको कैसे करना बच्चे? सिंपल सा यही डायग्राम हम लोग यूज़ करेंगे बच्चे। एक हमारे पास अर्थ है, एक हमारे पास एक बॉडी है जिसका अर्थ का मास कैपिटल है, उस बॉडी का मास स्मॉल है। इन दोनों का जो डिस्टेंस बिटवीन है वो है रेडियस ऑफ द अर्थ r के इक्वल। अगर मैं पहले f की बात करूँ, मेरे पास क्या आ गया है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है बच्चे फॉर्मूला। इस केस में g m1 क्या है, कैपिटल है, m2 हमारे पास क्या है, स्मॉल है, और r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल r, तो कैपिटल R स्क्वायर, इसको नंबर दे दो 1। फिर हमें पता है बच्चे जो आपका वेट होता है, वेट क्या होता है, एक तरह से फोर्स होती है, ठीक है, जिससे बॉडी किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो दैट इज योर mg होती है। अब ये भी f है, ये भी f है, तो कंपेयरिंग 1 and 2, ये डायग्राम बच्चे ड्रॉ करना है आपने, वहाँ पर ध्यान रखना है। कंपेयरिंग 1 and 2, तो ये भी f है, ये भी f है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल mg, m से m कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन द स्मॉल g एंड द कैपिटल G। Small g is your acceleration due to gravity and capital G is your gravitational constant। ये भी क्लियर हो गया बच्चे। तो फिर उन्होंने इन्हीं वैल्यूज़ पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट करके आपकी वैल्यू निकालिए कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की कितनी होती है, मून की कितनी होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी होती है, रिमेंबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। वो हमने कैसे फाइंड किया, यू कैन ईजिली डू इट, वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे फ्री फॉल का। फ्री फॉल बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है।
आपको पता है बच्चे, जैसे ही मान लो कोई चीज़ आप ऊपर से नीचे को फेंक रहे हो तो इट मीन्स वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ को जा रही है। तो जो अपने फॉर्मूले अपने पिछले चैप्टर में किए थे 3 डेरिवेशन, v इजकल टू यू प्लस एटी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इजकल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, तो हम क्या करेंगे उन्हीं में ए को रिप्लेस कर देंगे प्लस जी से। प्लस जी से क्यों करेंगे बच्चे? क्योंकि वो जो बॉडी है वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ को जा रही है। अब मान लो अगर आपने नीचे से ऊपर को फेंका है तो अब वो ग्रेविटी इसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ए को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस जी से रिप्लेस कर देंगे पूरे इस फॉर्मूले में। इज दिस क्लियर? उसके अलावा बच्चे जैसे इन्होंने ये किया है, इन्होंने क्या किया इसमें फॉर्मूलेस में क्या किया है, इन्होंने कंसीडर कर लिया कि वो बॉडी शुरू में रेस्ट में है। अगर शुरू में रेस्ट में है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो u की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो आपके पास सिंपल यही चीज़ रह जाएगी। आई गेस इट इज़ क्लियर। और बच्चे ये भी बहुत ही सिंपल, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट योर टॉपिक इज योर मास एंड वेट। पहले हम इसके डिफरेंस करते हैं तो यू विल बी क्लियर। बच्चे मास होता है कि कितना मैटर किसी बॉडी के अंदर कंटेंट है। जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन के अंदर क्या मैटर है, कितना मैटर, दैट इज योर मास। और वेट क्या है? फोर्स जिससे जो अर्थ है किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ या अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे यूनिट मास का केजी है, वेट का न्यूटन है। मास को मेजर करते हैं फिजिकल या बीम बैलेंस से, वेट को करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से। और जो मास है वो हमेशा बच्चे कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन वेट की वैल्यू चेंज होती है बच्चे। वेट जो है वो इक्वेटर पे डिफरेंट है, पोल्स पे डिफरेंट है, प्लैनेट टू प्लैनेट भी आपका क्या करता है, वेरी करता है। इज इट क्लियर? अब बच्चे ऐसा यूनिट ऑफ वेट आपका वो हमने कर ही लिया है। अगर ऐसा यूनिट न्यूटन है तो सीजेस्ट यूनिट उसका क्या होगा, डाइन होगा, ठीक है। और रिलेशन भी हमने करा है, और मैंने आपको अभी पीछे किया था हमने कि जो वेट होता है दैट इज इक्वल्स टू योर फोर्स इज इक्वल्स टू mg होता है। m है यहाँ पर आपका मास है बच्चे, g आपकी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको देखो वेट इज इक्वल्स टू mg है, आपको पता है g की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ऑब्वियसली फिर वेट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। इसीलिए वेट का आंसर कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं आता। अब इसके कुछ ये तो थे आपके बाकी SI यूनिट्स वगैरह। अब हम करने जा रहे हैं इसके CGS यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। बच्चे ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या कहते हैं कि फोर्स का है किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो 1 kg मास के ऊपर लग रही है, ठीक है। तो रिमेंबर बच्चे, और इसका ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, वैसे ब्लैंक्स ज़्यादा नहीं आती, एक आधी ब्लैंक आती तो उसमें आपको पूछ सकते हैं, या मैं पूछ सकता हूँ कि गिव द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स एंड न्यूटन। तो यू शुड नो दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। फिर 1 ग्राम फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम, और इसका रिलेशन क्या है बच्चे, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 980 डाइन, ठीक है। ये दोनों ही रिलेशन सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड देयर वुड बी नो डाउट्स फर्दर, एंड द न्यूमेरिकल्स विल बी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो।